Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for social science. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास, सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। आप मैग्नेट ब्रेन्स को फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करें। आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं और ये जो सेशन यहाँ पर होगा ये टेस्ट पेपर के ऊपर एक सेशन होगा क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 3rd से लेकर क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ भाई, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, सोशल हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, जितने भी अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट आपकी क्लास 3rd से लेकर 12 तक यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं स्कूल में या आप खुद पढ़ते हो, उन सभी के टेस्ट पेपर का एक्सेस जो है वो आप कहाँ से ले सकते हो, मैग्नेट ब्रेन्स पर आपके पास अवेलेबल है ना। टेस्ट पेपर भी मिलेगा और उसका सॉल्यूशन वीडियो जो है वो भी यहाँ पर मिलेगा। और सबसे मज़ेदार बात यहाँ पर यह है कि वो 100% फ्री है ना। मतलब इसके लिए भी आपको अगेन कोई पेमेंट नहीं करनी है, कोई भी यहाँ पर आपको फीस वगैरह नहीं देनी है। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है ये आपको देखने को मिल रही है, तो इस पर्टिकुलर फैसिलिटी का भी आप यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हो। अब आज का जो हमारा ये सेशन है इसमें हम मैग्नेट ब्रेन्स के जो टेस्ट पेपर सीरीज़ में सिविक्स का डिस्कशन यहाँ पर करेंगे, है ना। तो इससे पहले अगर आप देखोगे तो जितने भी आपके चैप्टर्स थे वो मैंने आपको कवर करा दिए हैं। और आज का जो हमारा ये चैप्टर होगा ये होगा डेमोक्रेटिक राइट्स, ठीक है, जिसमें जो अलग अलग तरीके के हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, उन सब चीज़ों का मैं आपके साथ डिस्कशन जो है वो यहाँ पर करूँगा। एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि इस चैप्टर का NCERT सॉल्यूशन वीडियो, है ना, टॉपिक वाइज जो आपके वीडियोस होते हैं और वन शॉट रिवीजन वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब 4 अलग अलग तरीके के सेक्शंस जो हैं इस चैप्टर के भी आपको ऑलरेडी कवर कराए गए हैं, जिसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जिसमें अगर आप देखोगे तो कई सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, है ना। जैसे आपके टॉपिक वाइज वीडियोस, वन शॉट रिवीजन वीडियो, फिर उसके बाद आपका NCERT सॉल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं ये मैंने आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर करी हुई हैं। तो आप इन पर्टिकुलर वीडियोस के तहत अपने एग्जामिनेशन के लिए चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद अगर आप ये टेस्ट पेपर देखोगे तो उससे आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये जो टेस्ट पेपर यहाँ पर होगा ना, इसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मैप बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बनता है, तो मैप के बारे में जो है वो हम डिस्कशन यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा पेपर है। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो एक लिंक मिलेगी, आप पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा और आप उन क्वेश्चन पेपर को जो है वो सॉल्व करिएगा। कहीं पर कोई तकलीफ होती है तो सॉल्यूशन वीडियो भी आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट आंसर से हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखोगे आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या दिया गया है, वो है कि हु कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पर रेमेडीज है ना, ये अगर आप देखोगे तो ये क्या है भाई, ये आपके आर्टिकल नंबर 32 में यहाँ पर मेंशन है ना। इसका क्या मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन यहाँ पर होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, है ना, कहीं पर भी जो है वो जाकर यहाँ पर अपील कर सकते हो कि सर हमारे फंडामेंटल राइट का जो है वो यहाँ पर वॉल्यूशन यहाँ पर हुआ है ना। सो ये चीज़ यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर फंडामेंटल राइट केवल यहाँ पर हम लिख देंगे कि फंडामेंटल राइट्स हैं सभी के पास, है ना, और सरकार उनको फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर देगी या कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के प्रोविज़न यहाँ पर हैं, तो उन चीज़ों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। कब तक नहीं निकलेगा, जब तक यहाँ पर ये चीज़ इंश्योर नहीं करेंगे हम कि इन फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे जो है आपको इसकी प्रोटेक्शन भी यहाँ पर दी जा रही है ना। मतलब आर्टिकल 32 में यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि आपके फंडामेंटल राइट्स तो हैं, लेकिन हम उन फंडामेंटल राइट्स को जो है वो प्रोटेक्शन भी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर क्या कहलाती है, वो कहलाती है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो किसने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, तो याद रखिएगा ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम यहाँ पर कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह में ये इतना मतलब अच्छा क्वेश्चन है कि हर एक एग्जामिनेशन में ये पूछा गया होगा, है ना। तो MCQ फॉर्मेट पे भी क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वुमेन इन सऊदी अरेबिया आर सब्जेक्टेड टू मेनी पब्लिक रिस्ट्रिक्शंस, गिव वन एग्जांपल, है ना। मतलब जो महिलाएं थी सऊदी अरेबिया में, ठीक है, उनमें बहुत सारी पब्लिक रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर थी, मतलब उनकी उतनी ज़्यादा लिबर्टी जो है वो देखने को नहीं मिलती थी। इसका कारण यहाँ पर क्या है, मतलब
वो यहाँ पर ये था कि भाई सिंपल सी बात है कि जिस तरीके की लिबर्टी यहाँ पर दूसरी कंट्रीज में महिलाओं को अवेलेबल थी वो सऊदी अरेबिया में नहीं थी, है ना। जैसे हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि 2015 तक अगर यहाँ पर क्या है कि उनको जो वोटिंग राइट्स है वो यहाँ पर दिए गए थे, है ना, डेमोक्रेसी वाले चैप्टर में भी हमने देखे थे। तो यहाँ पर भी कई सारे पब्लिक रिस्ट्रिक्शन है, इसका एक एग्जाम्पल देना है। सो द टेस्टिमनी ऑफ वन मैन इज कंसीडर्ड इक्वल टू ऑफ 2 वुमेन, ठीक है, मतलब कि जैसे हर एक इंसान की एक वैल्यू होती है ना, लेकिन वहाँ पर एक महिला की जो वैल्यू है ना, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक मैन की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो यहाँ पर 2 महिलाओं के बराबर है ना। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो महिलाएं हैं उनकी वैल्यू को डिग्रेड यहाँ पर किया गया था। मतलब आप ये कह सकते हैं कि उनको उनकी जो टेस्टिमनी है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो कुछ बोलती हैं या उनका कोई पॉइंट है तो वो पुरुषों के बराबर नहीं था। एक पुरुष की जो बात होती थी वो 2 महिलाओं की बात के बराबर है ना। तो इस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन है वो सऊदी अरेबिया में आपको देखने को मिलता था। पब्लिक रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर भी आपको बड़े स्केल पर देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन इज इट कॉल्ड वायलेशन और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो अधिकार होते हैं, ठीक है, उसका वॉल्यूशन भी यहाँ पर हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि उसका इन्फ्रिंजमेंट भी जो है वो यहाँ पर हो रहा है। दोनों एक ही तरीके की चीज है। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि भाई हम कब कहेंगे कि जो राइट्स है उनका वॉल्यूशन हो रहा है या इन्फ्रिंजमेंट यहाँ पर हो रहा है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि व्हेन फेलो सिटीजन्स और द गवर्नमेंट डू नॉट रिस्पेक्ट द राइट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी इट इज कॉल्ड वॉल्यूशन और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स। मतलब सिंपल सी बात ये है कि हमारे साथ रहने वाले जो दूसरे लोग हैं, है ना, या हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, जो रूल्स यहाँ पर बनाए गए हैं, जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर मेंशन करी गई हैं, अगर वो चीज़ें यहाँ पर क्या होती है कि उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, है ना, या आप ये कह सकते हैं कि उनको वैल्यू यहाँ पर नहीं देते हैं या उसका वॉल्यूशन यहाँ पर करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूशन और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स, ठीक है। मतलब कि फंडामेंटल राइट्स जो है उनका वॉल्यूशन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर क्लियर कट मेंशन करी गई हैं उनको क्लियर कट ही मेंशन करना है ना, उनको उसी तरीके से हमको यहाँ पर ध्यान देना है। तो ये चीज क्या कहलाती है, व्हेन फेलो सिटीजन्स और द गवर्नमेंट डू नॉट रिस्पेक्ट द राइट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी इट इज कॉल्ड वायलेशन और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात ये ध्यान रखना कि जो राइट्स यहाँ पर सोसाइटी के हैं अगर आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, है ना, उसको ध्यान नहीं दोगे, उसका रिस्पेक्ट यहाँ पर नहीं करोगे, तो इसका मतलब है कि उस राइट का आप वॉल्यूशन कर रहे हो। तो ये चीज आपको क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर लिखनी थी। चलिए, व्हाट आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है वो है क्या, है ना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि भाई जो भी आपके चैप्टर्स हैं उनके फंडामेंटल्स आपको क्लियर होने चाहिए। सो फंडामेंटल्स क्लियर होने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि आपके जो बेसिक्स हैं वो एकदम क्लियर होने चाहिए। सो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में वहाँ के जो नागरिक हैं उनको हम क्या कर रहे हैं कि कुछ सेट ऑफ बेसिक राइट्स यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो जो सेट ऑफ बेसिक राइट्स यहाँ पर होते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, उनको ही फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। तो बोला जा रहा है कि इन इंडिया लाइक मोस्ट अदर डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड द बेसिक राइट ऑफ सिटीजन्स आर रिटन डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। जो बेसिक राइट्स हैं, है ना, आधारभूत जो यहाँ पर अधिकार होते हैं उनको क्या किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। दीज राइट्स आर फंडामेंटल टू आवर लाइफ एंड आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट। मतलब कि ये वो राइट्स होते हैं जो इंसान का जब जन्म होता है तब यहाँ पर ये चीज़ें उसको अवेलेबल हो जाती हैं, तो ये राइट्स उसको मिलने चाहिए। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आज के टाइम पीरियड पर हमारे देश में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए। उनका नंबर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते हैं आप में से कौन सबसे पहले इस क्वेश्चन का सही आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, व्हाट इज कॉल्ड द रूल ऑफ लॉ, है ना। रूल ऑफ लॉ जो है वो यहाँ पर क्या होता है, देखो रूल ऑफ लॉ का मतलब ये हुआ कि भाई देखिए कानून से ऊपर कोई नहीं है ना। सभी लोग जो है, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, अमीर व्यक्ति हो, कोई भी हो, सभी लोग यहाँ पर किससे बाइंड आपको देखने को मिलेंगे, कानून से बंधे हुए देखने को मिलेंगे। कानून जो है वो सबके लिए बराबर होगा, कोई कानून से ऊपर नहीं होगा, है ना, या आप ये कह सकते हैं कि कानून को कोई नहीं तोड़ सकता। तो ये पर्टिकुलर जो प्रोसीजर यहाँ पर होता है ना, और ये जो सर्कमस्टांस आपको देखने को मिलती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको रूल ऑफ लॉ के नाम से जानते हैं। सो बोला जा रहा है कि द रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। सभी लोग क्या है, सभी लोग कानून के सामने जो है वो बराबर है। नो पर्सन इज अबव द लॉ, देयर कैन नॉट बी एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन अ पॉलिटिकल लीडर, गवर्नमेंट ऑफिशियल और एन ऑर्डिनरी सिटीजन, ठीक है। मतलब कि अगर आप बोल सकते हैं कि कोई मंत्री जी हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कोई गवर्नमेंट सर्विस करने वाला ऑफिशियल है, या कोई एक ऑर्डिनरी आम नागरिक है ना, उनके बीच में किसी भी तरीके का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है ना, कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। सभी लोग यहाँ पर क्या है, कानून के सामने बराबर है। और इस प्रोसीजर को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इस प्रोसीजर को हम रूल ऑफ लॉ के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दिया है
कि वाई इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसेंशियल फॉर एन इंडिविजुअल, है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर मेरे मन में कोई भाव है या मैं कुछ बोलना चाहता हूं या मैं उसे एक्सप्रेस करना चाहता हूं, तो वो चीजें यहां पर क्या है कि वो चीजें मैं कर सकता हूं। क्योंकि राइट टू फ्रीडम में अगर आप देखोगे आर्टिकल 15 से लेकर 18 तक, ठीक है, क्या है भाई, आर्टिकल 15 से लेकर 18 तक है ना, कि कुछ और है, ठीक है, तो याद रखना है ना। अब ऐसे बीच बीच में टेस्ट होता रहेगा आपका। सो जैसे अगर आप बात करोगे राइट टू इक्वलिटी, है ना, सो राइट टू इक्वलिटी यहां पर क्या है, राइट टू इक्वलिटी अगर आप देखोगे तो ये 14 से लेकर 18 तक के आर्टिकल है ना। और राइट टू फ्रीडम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो राइट टू फ्रीडम जो है वो कहां से कहां तक है, वो 19 से लेकर 22 तक है ना। तो 19 आर्टिकल जो है उसमें अलग अलग तरीके की फ्रीडम्स हमको प्रोवाइड की गई है, और उसी में हमको बोला गया कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी हमारा एक फंडामेंटल राइट देखने को मिलेगा। सो अब मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर मान लीजिए कि हम अपने आइडियाज को जो है वो यहाँ पर बोल ही नहीं पा रहे हैं, है ना, हम अपने आइडियाज को जो है वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीजें तो काफी गलत हो जाएंगी ना। क्योंकि यहाँ पर ये बोला जाता है कि हमारी आइडियाज और पर्सनालिटी जो है वो डेवलप होती है ओनली व्हेन वी आर एबल टू फ्रीली कम्युनिकेट विद अदर्स, ठीक है। मतलब अगर आप अपनी आइडियाज को, अपनी पर्सनालिटी को यहाँ पर डेवलप करना चाहते हो, तो ये चीज जो है ये बहुत जरूरी होती है कि आप यहाँ पर क्या कर सको कि सामने वाले के साथ कम्युनिकेट जो है वो फ्रीली यहाँ पर कर सको, है ना। अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे तो यहाँ पर फिर आपका जो, आप ये मान लीजिए कि बस सामने वाला जो बोल रहा है उसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना, हम कुछ यहाँ पर बोल नहीं पा रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि पूरा का पूरा जो चीज़ें हैं वो गड़बड़ हो जाएंगी, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होगी, आपकी खुद के आइडियाज़ डेवलप नहीं होंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला राइट है वो इसेंशियल है, और इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये चीज़ें हैं वो मेंशन करी गई हैं। एक बात यहाँ पर और ये होती है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें ना हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, है ना। कुछ आप ये कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम बोलते हैं रीजनेबल, ठीक है, इनको हम बोलते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोलने लग गए आप, है ना, उससे पब्लिक ऑर्डर जो है वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, है ना, दंगे नहीं होने लगने चाहिए। सो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगाई जाती हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप क्या कर सकते हो कि चीज़ें जो है वो बोल सकते हो, लिख सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। और इसीलिए ये चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी होती हैं। चलिए अगली बात है, व्हाट इज मीन बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल अगर आप देखोगे तो आर्टिकल यहाँ पर कौन सा है, आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक, ठीक है। आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। और इट मीन्स दैट एवरी सिटीजन हैज अ राइट नॉट टू बी एक्सप्लॉयटेड, इफ इट हैपेंस वन कैन अप्रोच द कोर्ट टू गेट जस्टिस, ठीक है। मतलब कि उसका यहाँ पर किसी भी तरीके से जो है वो शोषण नहीं होगा, है ना। जैसे अगर आप आर्टिकल 23 के बारे में बात करोगे तो इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात करी गई है ना। मतलब आप किसी को जबरदस्ती जो है वो सेलिंग नहीं कर सकते, है ना, कि खरीदना और बेचना इंसानों का नहीं कर सकते हो, है ना। किसी को जबरदस्ती बंधुआ मजदूर बनाकर, है ना, अपना गुलाम बनाकर नहीं रख सकते हो। फिर उसके बाद 24 जो आर्टिकल यहाँ पर कहता है ये चाइल्ड लेबर के बारे में बात करता है ना, कि भाई बच्चों से आप किसी भी तरीके की जो मजदूरी वगैरह होती है ना, वो आप नहीं करवा सकते हो। तो ये सब प्रोविजंस होते हैं जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में मेंशन किए गए हैं, और क्लियरली यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई अगर आप ये सब चीज़ें यहाँ पर कर रहे हो, है ना, किसी भी इंसान को जो है अगर आप एक्सप्लॉइट करोगे तो यहाँ पर अगर वो इंसान कोर्ट में चला जाएगा तो फिर आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपको सजा यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इसको बोलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। चलिए अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, गिव वन फीचर ऑफ अ सेक्युलर स्टेट। तो सिंपल सी बात है कि कोई यहाँ पर क्या है कि सेक्युलर स्टेट का मतलब ये होता है कि कोई ऑफिशियल रिलीजन यहाँ पर नहीं है ना। सभी रिलीजन जो है वो बराबर है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, सभी लोग अपने धर्म के हिसाब से चीज़ों को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो ऑफिशियल रिलीजन जो है वो यहाँ पर नहीं है, तो ऐसे स्टेट को हम यहाँ पर सेक्युलर स्टेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मीन बाय द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना। वही मैंने आपको बात बताई है कि अगर मान लीजिए कि आपके फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होता है तो हमारे पास एक राइट ये भी अवेलेबल है कि फंडामेंटल राइट के वॉल्यूशन की स्थिति में आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि आप कोर्ट वगैरह जो है वहाँ पर आप डायरेक्टली जा सकते हो, और कोर्ट वगैरह अगर आप जाओगे तो फिर वहाँ पर जो भी प्रोविजंस हैं वो फॉलो किए जाएंगे, और ये चीज़ मेक श्योर की जाएगी कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वॉल्यूशन ना हो, ठीक है। सो बोला जा रहा है कि इट इज़ पॉसिबल दैट समटाइम्स आर फंडामेंटल राइट मे बी वायलेटेड बाय फेलो सिटीजन्स, प्राइवेट बॉडीज और द गवर्नमेंट, है ना। सबके द्वारा फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो सकता है, हमारे जो दूसरे नागरिक हैं उनके द्वारा भी, जो प्राइवेट बॉडीज है, जो सरकारी बॉडीज है, सबके द्वारा किया जा सकता है। सो व्हेन एनी ऑफ आवर राइट्स आर वायलेटेड वी कैन सीक रेमेडी थ्रू कोर्ट, दिस इज कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का में उपस्थित जो भी यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स हैं
उनका वॉल्यूशन यहाँ पर होता है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हम लोग डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं, है ना, और कोर्ट जाने के बाद उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगली बात हो रही है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, है ना। एक तो ये ध्यान रखना, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा कि NHRC का फुल फॉर्म क्या होता है ना। इसको बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और ये एक ऑटोनोमस पब्लिक बॉडी है, ठीक है, जिसको यहाँ पर 12 अक्टूबर 1993 को एस्टेब्लिश किया गया था। ऑटोनोमस का मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी आपको देखने को मिलती है, और इसीलिए इसको हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक ऑटोनोमस बॉडी के नाम से जान रहे हैं। इसका कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था, 12 अक्टूबर 1993 को ये एस्टेब्लिश हुआ था, और ये ह्यूमन राइट ऑर्डिनेंस था। ठीक है, ऑर्डिनेंस का मतलब ये होता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा यहाँ पर क्या है कि सेशन में नहीं होते हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस यहाँ पर डिक्लेयर कर सकता है। अब जैसे लोकसभा राज्यसभा का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिसमें वो मीटिंग्स होती हैं, है ना, अगर मान लीजिए कि उस टाइम पीरियड पर लोकसभा राज्यसभा या दोनों नहीं है या कोई एक नहीं है, तो प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस के तहत कोई भी रूल इस्टेब्लिश कर सकता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्या होगा कि फोकसेज ऑन हेल्पिंग द विक्टिम्स, ठीक है, विक्टिम्स सिक्योर देयर ह्यूमन राइट, मतलब यहाँ पर इसका काम ये होता है कि भाई ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन ना हो। अगर कोई विक्टिम है जिसका ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन हुआ है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पर थोड़ा सा प्रोटेक्शन जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर सकें, है ना। तो ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो है वो काम होता है आज के टाइम पीरियड पर। ठीक है, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, ये पहले सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ठीक है, और उनको अभी यहाँ पर जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो चेयरमैन है वो यहाँ पर बनाया गया, इनका नाम है जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। व्हाट इज द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का मतलब क्या होता है, देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो 2005 का है। ठीक है, मतलब ये जो पर्टिकुलर एक्ट था वो कब आया था, वो 2005 में आया था। अब जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहते हो, है ना, गवर्नमेंट से किसी चीज़ की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आपको ये अधिकार है कि वो डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, है ना। तो इसमें क्या है कि अगर आप कोई काम आपका नहीं हो रहा है या आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो आप RTI डाल सकते हो, RTI फाइल करोगे तो आपको उस पर्टिकुलर चीज़ की जो भी डिटेल है, अब जितनी आवश्यक है ना। अब इसमें ये थोड़ा ना होगा कि आप कुछ भी पूछने लग गए, है ना, कोई ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूछने लग गए जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ आपको नहीं बताई जाएगी। लेकिन जितनी चीज़ें आपको बताई जा सकती हैं वो चीज़ें आपको बता देंगे। सो बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड अ लॉ गिविंग द राइट टू इन्फॉर्मेशन टू द सिटीजन। दिस एक्ट वॉज मेड अंडर द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब आर्टिकल 19 जो है ना, आर्टिकल 19 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें राइट टू फ्रीडम की बात हो रही है, तो राइट टू फ्रीडम में थॉट और एक्सप्रेशन की बात आर्टिकल 19 में करी गई है। सो वी हैव अ राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिसेस। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर चाहिए तो आप RTI के तहत जो है वो यहाँ पर चीज़ें फाइल करके यहाँ पर पूछ सकते हो, और गवर्नमेंट ऑफिसेज जो है वो आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करेंगे कि भाई उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, और जो भी यहाँ पर लेजिटिमेट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको यहाँ पर शेयर की जाएगी, है ना। और उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड पर वो चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बोला जा रहा है कि नेम 2 राइट्स विच आर नॉट फंडामेंटल राइट बट आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। देखो फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये हुआ कि जो पार्ट 3 है ना, मतलब आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, ठीक है, आर्टिकल यहाँ पर देखोगे अगर आप, तो 12 से लेकर 35 तक जो आर्टिकल्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और वो सारे के सारे राइट्स, है ना, जो यहाँ पर क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं, है ना, जो कहाँ पर मेंशन किए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, है ना, वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, है ना। मतलब फंडामेंटल राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है ही है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन किए गए, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मेंशन किए गए हैं। लेकिन वो सारे के सारे राइट जो यहाँ पर नहीं है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो ऐसे राइट्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के नाम से जानते हैं। अब जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है पहले एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन आज के टाइम पीरियड पर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है, इसके तहत जो है इसको फंडामेंटल राइट से बाहर कर दिया, और आज के टाइम पीरियड पर इसका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 300A, है ना। बाद में इसको राइट टू प्रॉपर्टी को हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कर दिया।
राइट टू वोट इन इलेक्शंस, है ना, वोटिंग के राइट से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, इसके बेसिस पे देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप देखोगे सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना, इसके जो आर्टिकल है वो 324 से लेकर 329 तक, है ना, ये आर्टिकल्स जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। तो वहां पर वोटिंग राइट्स के बारे में भी बात की गई है ना, लेकिन यहाँ पर नहीं मेंशन है, फंडामेंटल राइट्स में मेंशन नहीं है। इसी वजह से ये दोनों राइट जो है वो यहाँ पर क्या है, वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, जबकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपको देखने को मिल रहा है। सो राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू वोट इन इलेक्शन, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 तक जो था ये आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, और अब जो हम डिस्कशन करेंगे ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है ना, या आपको कोई भी मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आता है, तो कमेंट सेक्शन में ना उस चीज़ को यहाँ पर मेंशन करना, है ना, स्पेसिफिकली आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। तो वो चीज़ अगर आप मेंशन करोगे तो फिर उन चीज़ों में जो भी मेरे तरफ से यहाँ पर हेल्प हो पाएगी वो मैं हेल्प आपकी यहाँ पर करूँगा, ठीक है। तो वो चीज़ आप मेंशन करना। और अगर आपको सब कुछ यहाँ पर समझ में आ रहा है तो भी आप यहाँ पर थम्स अप कर सकते हो कि सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर चल रहा है और सब चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं, ठीक है। चलिए भाई अगली बात करते हैं। व्हाट वाज एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ द प्रिजनर्स इन गुंटानामो बे, है ना, जो गुंटानामो बे यहाँ पर आपको था, कहाँ पर था, ये क्यूबा के पास था, क्यूबा की राजधानी हवाना, वहाँ पर जो नेवी का बेस था यहाँ पर अमेरिका का, वहाँ पर ये गुंटानामो बे आपको देखने को मिलेगा। सो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट यहाँ पर जो है वो क्या करी थी, रिलीज करी थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो था ना, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1961 में हुआ था, पीटर बेनेंसन ने किया था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर आपको लंदन में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। तो अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि गुंटानामो बे जो है, जब आपको पता है कि 9/11 का अटैक हुआ था, ठीक है, जो 9/11 का अटैक हुआ था, तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि ये अटैक हुआ था 2001 में, है ना। तो जो आप ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, यूएसए की एक बिल्डिंग थी, उसमें यहाँ पर एक अटैक कर दिया गया था। तो उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ लोग यहाँ पर सस्पेक्ट थे, है ना, जिनके ऊपर लग रहा था यूएसए को कि ये लोग यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो उन लोगों को पकड़कर जो है वो गुंटानामो बे में यहाँ पर जो है वो अरेस्ट करके रखा गया था, है ना। उनका एक्सेस किसी को नहीं था, किसी के बारे में उनको पता नहीं था। बाद में जो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसने एक रिपोर्ट यहाँ के लोगों के बारे में जो है वो यहाँ पर पब्लिक करी। सो बोला जा रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन ऑन द कंडीशन ऑफ प्रिजनर इन गुंटानामो बे एंड रिपोर्टेड दैट प्रिजनर्स वर बीइंग टॉर्चर्ड इन वेज दैट वायलेटेड द यूएस लॉस। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो प्रिजनर्स हैं जिनको यहाँ पर आपने अरेस्ट किया है, उनको क्या किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, जो यहाँ पर क्या है कि यूएस के जो लॉज हैं, है ना, उनको यहाँ पर वायलेट कर रहा है। तो उनका टॉर्चर जो है वो यहाँ पर हो रहा है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि उनकी सिचुएशन जो है वो गुंटानामो बे जो प्रिजन है वहाँ पर बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं, बोला जा रहा है कि द प्रिजनर्स वर बीइंग डिनाइड द ट्रीटमेंट दैट इवन प्रिजनर ऑफ वॉर मस्ट गेट एज पर द इंटरनेशनल ट्रीटीज, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक शब्द बोला गया है प्रिजनर्स ऑफ वॉर। अब जैसे मान लीजिए कि 2 कंट्रीज हैं, है ना, तो 2 कंट्रीज हैं, उनके बीच में यहाँ पर लड़ाई चल रही है ना। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही है, तो इंडिया वालों ने पाकिस्तान वालों को कुछ पकड़ लिया, जो पाकिस्तानी सेना में थे उनको अरेस्ट कर लिया। तो उनके भी कुछ अधिकार हैं, है ना, वो अधिकार उनको मिलने चाहिए। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये बोला कि प्रिजनर ऑफ वॉर्स को भी वो चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो यहाँ के लोगों को अवेलेबल नहीं हो रही हैं। जो गुंटानामो बे में प्रिजनर्स थे ना, उनको अवेलेबल नहीं हो रही। तो ये काफ़ी गलत सिचुएशन है ना, इसको थोड़ा सा हमें यहाँ पर इंप्रूव करना चाहिए। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि मैनी प्रिजनर हैड ट्राइड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस कंडीशन बाय गोइंग ऑन अ हंगर स्ट्राइक। और कई सारे जो प्रिजनर्स हैं वो बोल रहे हैं कि भाई वहाँ पर उनकी कंडीशन ऐसी है कि उनको लग रहा है कि ये सब चीज़ें गलत हैं, तो वो लोग हंगर स्ट्राइक करके जो है वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि हमारे साथ जो कंडीशंस यहाँ पर बनाई गई हैं बिल्कुल गलत देखने को मिल रही हैं। प्रिजनर्स वर नॉट रिलीज इवन आफ्टर दे वर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी, है ना, मतलब उनको बोल दिया गया कि इनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उनको जो है वो यहाँ पर रिलीज नहीं किया गया, मतलब जेल से छोड़ा नहीं गया। एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बाय द यूएन सपोर्टेड दीज फाइंडिंग्स बट द यूएस गवर्नमेंट पेड नो हीट। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बाद में भी चीज़ें यहाँ पर हुई लेकिन कुछ नहीं हुआ। और आप ये भी लिख सकते हैं इसमें कि उनकी जो फैमिलीज़ वगैरह हैं, ठीक है, उनकी जो फैमिलीज़ हैं, है ना, और जो भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर होते हैं उनको भी कोई एक्सेस यहाँ पर नहीं दिया गया, है ना, कि आप लोग इनसे मिल वगैरह नहीं सकते हो। उनकी फैमिलीज़ को डिटेल्स यहाँ पर नहीं बताई गई। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में जो है वो निकल कर सामने आई थी। तो ये चीज़ आप यहाँ पर 3 पॉइंट में लिख सकते हो, 3 नंबर का है, पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए।
गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटीजन्स राइट इन द सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में लोगों को यहाँ पर किस तरीके के अधिकार जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किए गए थे, उनका एक ब्रीफ जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। सो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया देखो वेस्ट एशिया का पार्ट है। सबसे पहली बात तो ये है, सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद है और यहाँ पर एक हेरिडिटरी किंग थे, है ना, मतलब यहाँ पर क्या है कि मोनार्की जो है वो आपको देखने को मिलेगी एंड पीपल हैव नो रोल इन इलेक्टिंग और चेंजिंग देयर रूलर्स, ठीक है। और वो हेरिडिटरी है तो पारिवारिक चल रहा है ना, पहले कोई दूसरा था, अभी कोई दूसरा बन जाएगा, आगे उसी परिवार से कोई दूसरा बनेगा, तो इसी तरीके से चीज़ें यहाँ पर आगे बढ़ रही है। तो लोगों का यहाँ पर कोई जो है वो रोल नहीं है ना, कि वो अपने जो रूलर्स हैं उनको इलेक्ट कर रहे हैं या उनको चेंज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। द किंग सेलेक्ट द लेजिस्लेचर एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव, है ना, मतलब कि उनके जो कानून बनाने वाले लोग होते हैं और कानून को एग्जीक्यूट करने वाले लोग होते हैं, है ना। जैसे हमारे यहाँ पर आपको संसद देखने को मिलता है, फिर एग्जीक्यूटिव यहाँ पर होते हैं, तो सब लोग अलग अलग हैं। तो किंग ही क्या करते हैं कि अपने लेजिस्लेचर को इलेक्ट करते हैं और अपने जो एग्जीक्यूटिव है उनको सिलेक्ट करते हैं। ही अपॉइंट द जजेस एंड कैन चेंज एनी ऑफ देयर डिसीजन, है ना। जजेस का अपॉइंटमेंट भी कौन कर रहा है, किंग ही कर रहे हैं। और अगर जजेस ने कोई डिसीजन यहाँ पर दिए हैं तो उनको चेंज करने का जो अधिकार है वो भी राजा के पास आपको देखने को मिल रहा है। इन सच अ कंट्री सिटीजन्स हैव वेरी लिमिटेड स्कोप ऑफ फ्रीडम, है ना। और इसी वजह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वहाँ के जो नागरिक हैं, ठीक है, उनके पास फ्रीडम भी कम होगी। क्यों? क्योंकि राजा के पास जो हेरिडेटरी किंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसके पास आपको ज्यादा फ्रीडम देखने को मिल रही है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं यही सारे डिसीजन यहाँ पर ले रहे हैं, तो लोगों को क्या ही अधिकार मिलेंगे। सो बोला जा रहा है ये किसी भी तरीके की कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बना सकते थे, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते थे। अब जैसे बीजेपी क्या है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, और एबीवीपी क्या है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो यहाँ पर एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। मीडिया कैन नॉट रिपोर्ट एनीथिंग दैट द मोनार्क डज नॉट लाइक, है ना। मीडिया में वो चीजें यहाँ पर नहीं आ सकती हैं जिसको राजा पसंद नहीं करता है। देयर इज अ नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एवरी सिटीजन इज रिक्वायर्ड टू बी मुस्लिम, है ना। मतलब कि वहां पर कोई जो है वो यहाँ पर अपना अपना धर्म फॉलो करने की स्वतंत्रता नहीं है, जैसे भारत में ना वैसे सऊदी अरेबिया में नहीं है। वहां के जो नागरिक होंगे वो कैसे होंगे, वो मुस्लिम होंगे। नॉन मुस्लिम रेजिडेंट कैन फॉलो देयर रिलीजन इन प्राइवेट बट नॉट इन पब्लिक। अगर आप यहाँ पर क्या है कि मुस्लिम नहीं हैं, है ना, तो आप अपने रिलीजन को प्राइवेट में, मतलब अपने घर में आप फॉलो करिए, पब्लिकली आपको यहाँ पर फॉलो करने का जो है वो कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि सऊदी अरेबिया का जो ऑफिशियल रिलीजन है वो यहाँ पर क्या है, वो इस्लाम आपको देखने को मिलेगा, तो बाकी लोग यहाँ पर फॉलो नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद महिलाएं जो थी, है ना, उनके ऊपर बहुत सारे पब्लिक रिस्ट्रिक्शंस थे, वही जो मैंने टेस्टिमनी वाला पॉइंट बताया, 1 मैन इज कंसीडर्ड इक्वल टू दैट ऑफ 2 वुमेन। 2 महिलाओं की जो बात होती थी वो एक मेल की बात के बराबर मानी जाती थी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये आपको रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलती थी। तो ये चीज आप यहाँ पर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में जो सऊदी अरेबिया के लोग थे उनको किस तरीके के अधिकार यहाँ पर दिए गए थे वो चीज आप यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। गिव सम इम्प्लीकेशन ऑफ द राइट टू इक्वलिटी, है ना। अगर समानता का यहाँ पर अधिकार होगा तो उसमें कौन कौन से इंप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेंगे, तो ये चीज आपको बतानी है। देखो राइट टू इक्वलिटी जो है ये आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक, है ना, ये किसके बारे में बात करता है, ये इक्वलिटी के बारे में यहाँ पर बात करता है। तो यहाँ पर क्या है, इसके क्या क्या पॉइंट बताए गए हैं। देखो सिंपल सी बात यह है कि भाई आप ये ध्यान रखना, रिलीजन के बेस पर, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आप हमेशा याद रखो RRCSB, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या याद रखना है, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और बेंगलोर, ठीक है। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और बेंगलोर। तो आर से क्या हो गया, आर से हो गया रिलीजन, आर से हो गया रेस, सी से कास्ट, एस से सेक्स, बी से प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। इसके बेस पे जो है वो किसी के साथ यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। फिर उसके बाद सभी नागरिकों को जो है वो एक्सेस यहाँ पर मिलेगा, मतलब शॉप्स हो गई, रेस्टोरेंट हो गए, होटल, सिनेमा हॉल, मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई आप इस जाति के हो, धर्म के हो, तो हम आपको यहाँ पर नहीं जाने देंगे, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पर नहीं हो सकती हैं। फिर उसके बाद कुएं हो गए, टैंक हो गए, जो घाट वगैरह होते हैं, प्लेग्राउंड वगैरह होते हैं, ठीक है, जो सरकार ने यहाँ पर बनाए हैं, पब्लिक रिसोर्ट्स हैं, ठीक है, उसमें जनरल पब्लिक के यूज के लिए बनाया गया, वहां पर भी किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन जो है वो यहाँ पर नहीं की जा सकती है ना, कि आप इस जाति के हो, आप यहाँ से पानी नहीं पी सकते हो, ये सब चीजें खत्म करी गई। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि सरकारी नौकरी वगैरह अगर होती है ना, कोई भी अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है तो सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं कि वो लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं और उन पर्टिकुलर जॉब्स को भी यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके की भी जो यहाँ पर इक्वलिटी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। अनटचेबिलिटी को यहाँ पर समाप्त किया गया है ताकि सभी लोगों में एक समानता जो है वो आपको देखने को जरूर मिले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो दिया है,
कि यार कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी 6 काइंड्स ऑफ फ्रीडम, नेम देम, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो क्या है कि 6 तरीके की फ्रीडम हमको दी गई है ना। तो उन 6 तरीके की जो फ्रीडम है उनके बारे में बात करनी है। तो पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या है। अब कई लोग क्या बोलेंगे कि फ्रीडम है तो वो फंडामेंटल राइट्स जो 6 आपको दिए गए हैं ना उनका नाम लिख देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। आप ये समझिए कि यहाँ पर क्या है कि फ्रीडम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर राइट टू फ्रीडम है ना। और राइट टू फ्रीडम के बारे में अगर हम बात करेंगे, सो राइट टू फ्रीडम जो है इसका आर्टिकल यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक है भाई। राइट टू फ्रीडम का आर्टिकल अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। और अब ये जो आर्टिकल 19 है ना, आर्टिकल 19 ये है फ्रीडम की बात कर रहा है, और इसमें जो है ना आपको 6 राइट्स यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो इन 6 राइट्स के बारे में जो है वो आपको यहाँ पर बात करनी है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22, 19 में जो है वो 6 तरीके की फ्रीडम्स आपको दी गई है। तो वो 6 तरीके की जो यहाँ पर फ्रीडम्स आपको दी गई हैं वो कौन सी हैं, उनका नाम आपको लिखना है। क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगर आप देखोगे तो 6 तरीके की फ्रीडम कौन कौन सी है। पहली बात है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप अपनी बात कह सकते हो, उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप यहाँ पर वर्बल फॉर्म में भी कर सकते हो, रिटन फॉर्म में भी कर सकते हो, जैसे भी करना चाहो आप अपनी बातों को लिख सकते हो, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरी बात फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ठीक है। अगर आप इकट्ठा होना चाहते हो शांतिपूर्वक तरीके से बिना किसी आर्म्स के, ऐसा नहीं होगा कि भाई आप बंदूक वगैरह लेकर यहाँ पर इकट्ठा होने लग गए, ठीक है, ये सब अलाउड नहीं है। पीसफुली आप असेंबल हो सकते हो, इकट्ठा हो सकते हो, डिस्कस कर सकते हो चीज़ों को, लेकिन आर्म्स के विदाउट। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, ठीक है। अगर आप कोई एसोसिएशन बनाना चाहते हो, लोगों का ग्रुप बनाना चाहते हो, या कोई यूनियन है ना आप बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे अलग अलग तरीके के आपको जो कंपनीज वगैरह होती हैं वहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको यूनियंस देखने को मिलते हैं, एसोसिएशंस आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, है ना। आप देश में कहीं पर भी अगर आप विजिट करना चाहते हो तो आप विजिट यहाँ पर कर सकते हो। अब इसमें भी अगर आप देखोगे ना तो अलग अलग तरीके की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर होती है। जैसे ट्राइबल एरिया वगैरह है कोई, तो वहाँ पर आपको परमिशन लेकर जाना पड़ेगा। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस सब जगह होती हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो ये राइट्स आपको प्रोवाइड किए गए दे आर नॉट एब्सोल्यूट, है ना। मतलब जैसे लिखे ऐसे नहीं है, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपके ऊपर लगाई गई हैं। फिर उसके बाद फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, है ना। अगर आप देश के किसी भी भाग में यहाँ पर रहना चाहते हो तो आप रह सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि आपका जन्म कहीं और हुआ था तो केवल उसी स्टेट में रह सकते हो, आप कहीं पे भी रह सकते हो, कोई इशू नहीं है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ठीक है। आप कोई सी भी जॉब अगर आप करना चाहते हो तो आप जॉब कर सकते हो, कोई भी ट्रेड करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, वो सब चीज़ें कर सकते हो। अगेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर होगी, है ना। कि इलीगल चीज़ें अगर आपको बोलोगे कि सर आपको बोला गया है कि आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो, तो इलीगल काम थोड़ा ना किए जा सकते हैं। इलीगल काम करोगे तो जेल हो जाएगी भाई साहब। तो इसीलिए ये सारी की सारी जो 6 फ्रीडम्स हैं ये आपको किस में प्रोवाइड करी गई हैं, 6 काइंड्स ऑफ फ्रीडम जो हैं आर्टिकल 19 के तहत यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है। तो इसी में आपको ये चीज़ें डायरेक्टली यहाँ पर लिखनी थी। अच्छा क्वेश्चन है ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं लिख पाओगे, है ना। और ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इसमें ना कीवर्ड्स दिख जाते हैं सारे, है ना। एक्सप्रेशन हो गया, पीसफुली असेंबल हो गया, एसोसिएशन हो गया, फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री मूव कर सकते हो, है ना, कहीं पर भी रह सकते हो, कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिली रही हैं। तो इनके बेसिस पे आप यहाँ पर ये डायरेक्टली जो आंसर्स हैं वो यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक्सप्लेन द फ्रीडम टू ट्रेवल टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड द फ्रीडम टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन। अब यही जो फ्रीडम आपको यहाँ पर दी गई है इनको आपको एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आप यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वी आर फ्री टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दिस राइट अलाउज लैक्स ऑफ पीपल टू माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू टाउन्स एंड फ्रॉम पुअरर रीजन टू द कंट्रीज टू द प्रॉस्पेरस रीजन एंड बिग सिटीज, है ना। मतलब हमको ये अधिकार यहाँ पर दिया गया है कि हम लोग यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर जो पार्ट है कंट्री का वहाँ पर ट्रेवल कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पर क्या है कि प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन जो है वो हम कैरी आउट कर सकते हैं। और इन्हीं की वजह से लोग यहाँ पर क्या होता है कि जो गांव वाले इलाके होते हैं उससे शहर की तरफ आपको जाते हुए दिखाई देंगे, जो पुअर रीजन्स होते हैं उनसे प्रॉस्पेरस रीजन में या बड़े बड़े रीजन्स में वो लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो ये सब चीज़ें इन्हीं राइट्स की वजह से पॉसिबल हैं, अदरवाइज रोक लगा दी जाएगी कि आप लोग नहीं आ सकते हो यहाँ पर, है ना। द सेम फ्रीडम एक्सटेंड टू चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, नो वन कैन फोर्स यू टू डू और नॉट टू डू अ सर्टेन जॉब, है ना। कोई आपके ऊपर जोर जबरदस्ती यहाँ पर नहीं कर सकता कि आपको ये जॉब करनी है या ये जॉब नहीं करनी है।
वुमेन कैन नॉट बी टोल्ड दैट सम काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशंस आर नॉट फॉर देम, है ना, मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि महिलाओं को ये नहीं बोला जा सकता है ना कि ये काम आप नहीं कर सकते हो। हर तरीके का काम जो भी उनके मन का है वो आप यहाँ पर कर सकते हो। पीपल फ्रॉम डिप्राइव्ड कास्ट कैन नॉट बी केप्ट ऑन देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। अब ऐसा नहीं है कि जो पुराने यहाँ पर कास्ट होते थे, है ना, उनके काम यहाँ पर पहले डिफाइन कर दिए गए थे, तो उनको आप ये कह रहे हो कि भाई तुम इस कास्ट के हो तो तुमको यही तरीके का काम जो है वो यहाँ पर करना है ना, ऐसे नहीं कह सकते हो आप। वहां पर क्या है कि सब लोग अपने हिसाब से अपना प्रोफेशन यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं, उस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से कोई रोक जो है वो उनके ऊपर यहाँ पर नहीं लगा सकता। ये बात यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन के बेसिस पे भी बताई, तो थोड़ा सा डिफाइन कर दिया है ना। वही जो हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली यहाँ पर पढ़ा था, इन्हीं को डिफाइन करने को भी आ सकता है कि डिफाइन करो, ठीक है। तो डिफाइन आप इस तरीके से कर सकते हो। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। व्हाट इज कॉल्ड PIL, है ना, राइट इन ब्रीफ अबाउट इट। आपको यहाँ पर क्या करना है कि PIL के ऊपर एक शॉर्ट नोट जो है वो यहाँ पर लिखना है। देखो PIL का फुल फॉर्म सबसे पहले तो पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसी चीज यहाँ पर अपने देश में देखी, अपने एरिया में देखी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के ऊपर उसका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव यहाँ पर होने वाला है ना। या आप ये कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर चीज से, उस पर्टिकुलर लॉ से, नोटिफिकेशन से, प्रोग्राम से बहुत सारे लोगों का फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर हो सकता है। तो आपने क्या किया कि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, दोनों जगह पर, ठीक है, चाहे आप हाई कोर्ट में कर लो चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में कर लो, यू कैन डायरेक्टली राइट वन, ठीक है, PIL आप फाइल कर दो उसमें, या पोस्ट गार्ड पर लेटर लिख के भेज दो। तो वहां पर क्या होगा कि जजेस जो है उस पर्टिकुलर चीज को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और अगर उनको लगेगा कि हाँ यार ये सब चीजें कंसीडर की जा सकती हैं, तो उसके बेसिस पे यहाँ पर क्या है कि वो अपना जो भी डिसीजन होगा वो यहाँ पर फाइनल करके सुनाएंगे। तो इससे जो ज्यादातर लोग हैं ना उनके इंटरेस्ट को हम यहाँ पर प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो ये क्या होता है, ये पर्पस होता है PIL का। तो PIL में बोला जा रहा है कि इन रिसेंट ईयर द कोर्ट्स हैव गिवन सेवरल जजमेंट एंड डायरेक्टिव टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट एंड ह्यूमन राइट, ठीक है, मतलब कि लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और ह्यूमन जो मानव अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे यहाँ पर जो डायरेक्टिव्स हैं वो यहाँ पर दिए, मतलब डिसीजन यहाँ पर दिए। एनी मैन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज हर्ट बाय द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। याद रखिएगा, हाई कोर्ट में भी जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि लोगों का इंटरेस्ट किसी भी तरीके से गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी के तहत यहाँ पर जो है वो हर्ट हो रहा है, तो आप कोर्ट यहाँ पर डायरेक्टली जा सकते हो। इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से जानते हैं। One can write to the judges even on a postcard. The court will take up the matter if the judges find it in the public interest. ठीक है, पोस्ट कार्ड पे भी लिख सकते हो आप। अगर जजेस को लगेगा कि यार ये पब्लिक इंटरेस्ट में चीजें हैं तो उसको वो लोग यहाँ पर जरूर सुनेंगे। द कोर्ट चेक माल प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स, ठीक है, ये सब भी चीजें यहाँ पर की जाती हैं। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि कई सारी अननेसेसरी जो PILs है वो भी यहाँ पर फाइल की जा रही है। आप सभी को पता है कि कोर्ट वगैरह में जो केसेस के पेंडेंसी रेट हैं, पेंडिंग बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलेंगे, है ना, तो वो तो प्रॉब्लम है ही है। अब PIL भी अननेसेसरी जो है वो बहुत सारे यहाँ पर फाइल हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा बर्डन जो होता है वो कोर्ट के ऊपर यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जस्टिस भगवती जो थे वो हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जब PIL को कॉन्सेप्ट हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। मेंशन द फीचर्स ऑफ अ सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट की डेफिनेशन मैं आपको इतनी बार बता चुका हूं कि मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कुछ अलग से कुछ आपको पढ़ना है, समझना है ना। हम केवल एक बार आंसर्स को देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें आप लिख सकते हो। सो बोला जा रहा है कि यहाँ पर क्या है कि सेक्युलर स्टेट वो पर्टिकुलर स्टेट होता है जो किसी को दैट डज नॉट कन्फर एनी प्रिविलेज और फेवर ऑन एनी पर्टिकुलर रिलीजन, है ना, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को आप यहाँ पर कोई प्रिविलेज नहीं दे रहे हो, कोई फेवर नहीं कर रहे हो, तो वो चीज क्या होती है, वो चीज यहां पर क्या कहलाती है, वो कहलाता है आपका सेक्युलर स्टेट। नॉर डज इट पनिश और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन दे फॉलो, है ना, मतलब कि आप क्या करोगे कि किसी के बेसिस पे, है ना, उनके धर्म के बेसिस पे उनके साथ किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन आप यहां पर नहीं करोगे, है ना, और ना ही कोई पनिशमेंट दोगे। फिर उसके बाद आप यहां पर गवर्नमेंट जो है वो किसी को कंपेल नहीं कर सकती है। कंपेल मतलब होता है जबरदस्ती करना, है ना। एनी पर्सन टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, है ना। सरकार किसी से जबरदस्ती यहां पर नहीं कर सकती है कि आपको अपने धर्म के प्रमोशन के लिए, अपने धर्म के इंस्टीट्यूशन के प्रमोशन के लिए आपको टैक्स पे करना है ना। हम लोग टैक्स नहीं पे करते, आप भी टैक्स नहीं पे करते हो, तो टैक्स नहीं पे करना है। देयर शैल बी नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, है ना, मतलब कि जो सरकारी यहाँ पर स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, वहां पर क्या है कि गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं होगी,
है ना, रिलीजियस मतलब धर्म की चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी। इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज बाय द प्राइवेट बॉडीज नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और द अटेंड एनी रिलीजियस वर्शिप, है ना। और जो प्राइवेट होते हैं उसमें सरकार की तरफ से तो कोई सपोर्ट होता नहीं है, जहां पर सरकार सपोर्ट करेगी वहां पर तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी ही नहीं जा सकती। और जो प्राइवेट बॉडीज वाले स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, वहां पर कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को आपको यहां पर अटेंड ही करना है, या उनके रिलीजन की वर्शिप यहां पर होती है तो उस वर्शिप को आपको यहां पर अटेंड करना है। इस तरीके की कोई चीज जो है वो यहां पर एक्सेप्टेबल नहीं होगी, है ना। तो ऐसे पर्टिकुलर स्टेट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे पर्टिकुलर स्टेट को हम सेकुलर स्टेट के नाम से जानते हैं। तो सेकुलर स्टेट में ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप क्लियरली मेंशन कर सकते हो। ये सब चीजें मैंने आपको वन शॉट रिवीजन वीडियो में काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करी हैं। जिसने वन शॉट रिवीजन वीडियो देखा होगा उसको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि वही सब चीजें हैं जो हमें यहाँ पर आंसर के फॉर्मेट में लिखनी है। तो अगर वो चीज क्लियर है तो ये सब चीजें एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय द राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली इन अ पीसफुल मैनर, है ना। पीसफुल मैनर में इकट्ठा होना, ये चीज यहाँ पर क्या कहलाती है ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो बेसिक मतलब यही होता है कि पीसफुल मैनर में शांतिपूर्वक तरीके से आप एकत्रित हो, अपनी बात करो, डिस्कस करो, मतलब यहाँ पर कोई हथियार वगैरह लेकर आपको इकट्ठा नहीं होना है। सो सिटीजन्स हैव द फ्रीडम टू होल्ड मीटिंग्स, प्रोसेशंस, ठीक है, प्रोसेशंस का मतलब होता है जुलूस, रैलीज एंड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑन एनी इश्यूज, है ना। अगर कोई इशू आपको लग रहा है तो उस पर आप मीटिंग्स कर सकते हो, जुलूस निकाल सकते हो, रैली कर सकते हो, डिमॉन्स्ट्रेशन, धरना वगैरह दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये सब आपका अधिकार है। दे में want to discuss a problem, exchange ideas, mobilize public support to a cause और seek votes for a candidate और पार्टी इन इलेक्शन। उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, लोगों को अवेयर करना, लोगों से डिस्कशन करना, लोगों का सपोर्ट प्राप्त करना, है ना। जो ये प्रोसेशंस वगैरह होते हैं, इसमें जो वोटिंग वगैरह वाले प्रोसेशंस होते हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं, है ना, ताकि जो वोटर्स हैं उनको यहाँ पर अट्रैक्ट किया जा सके। तो इस तरीके से लोग यहाँ पर इकट्ठा हो सकते हैं। बट सच मीटिंग्स हैव टू बी पीसफुल, है ना, शांतिपूर्वक तरीके से मीटिंग्स होनी चाहिए। दे शुड नॉट लीड टू पब्लिक डिसऑर्डर और ब्रीच ऑफ, ठीक है, पीस इन सोसाइटी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि पब्लिक डिसऑर्डर मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़ाई झगड़े हो गए, दंगे होने लग गए, है ना। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो सोसाइटी में यहाँ पर पीस है उसको आपने खराब कर दिया। दोज हु पार्टिसिपेट इन दीज एक्टिविटीज एंड मीटिंग शुड नॉट कैरी आर्म्स विद देम, है ना। मतलब उनको यहाँ पर क्या है कि बंदूक वगैरह लेकर आना, ठीक है, या तलवार वगैरह लेकर चलना, ये सब चीजें जो है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल यहाँ पर नहीं है ना। जैसे यूएस वगैरह में देखोगे ना तो वहां पर इस तरीके के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, कि लोग यहाँ पर पिस्टल वगैरह कैरी कर लेते हैं, है ना, और उसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर होती हैं। तो वो सब चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, वो बहुत ही फेमस सिंगर थे। तो सिद्धू मूसेवाला को भी यहाँ पर शॉट डेड जो है अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर हो गए। तो काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो होती रहती हैं। तो पीसफुल तरीके से आप इकट्ठा हो सकते हो, लेकिन आर्म्स वगैरह आप यहाँ पर लेकर नहीं जा सकते हो। Citizens also can form association, for example, workers in a factory can form a workers union to promote their interest, है ना, मतलब इकट्ठा होना, एसोसिएशन बनाना, ये सब चीजें एक्सेप्टेबल हैं। Some people in a town may come together to form an association to campaign against corruption और पॉल्यूशन और एनी अदर इश्यूज। ठीक है, तो ग्रुपिंग वगैरह भी आप कर सकते हो, अलग अलग तरीके के एसोसिएशन बना सकते हो, यूनियंस बना सकते हो, वर्कर्स के यूनियन होते हैं। और कोई अगर गलत प्रैक्टिसेस होती हैं उनको समाप्त करने के लिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पर एसोसिएशन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हो गया पीसफुल मैनर में आपका इकट्ठा होना। क्लियर, चलिए भाई अगली बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, दिया हुआ है कि सम राइट्स नीड टू बी प्लेस्ड हायर देन गवर्नमेंट, गिव रीजन, है ना। मतलब कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जिन्हें हमें क्या करना है कि सरकार से ऊपर रखना है। ठीक है, तो इसके यहाँ पर क्या रीजन हो सकते हैं वो चीजें यहाँ पर आपको बताई जा रही है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर इसका रीजन यहाँ पर क्या हुआ ये चीज आपको समझना जरूरी है। देखो क्या होता है कि जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए, है ना। अब सरकार यहाँ पर बनी, सरकार यहाँ पर क्या कर रही है भाई, सरकार ये सोचेगी कि हम अपने हिसाब से यहाँ पर काम करें। तो कई बार हो सकता है जाने अनजाने में कि वो अलग अलग तरीके से कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जिनका वॉल्यूशन सरकार के द्वारा यहाँ पर किया जा सकता है। तो अगर कुछ राइट्स का वॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा और अगर सरकार को यहाँ पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो इस तरीके के जो वॉल्यूशंस होते हैं ना वो बार बार होते रहेंगे। तो इसीलिए क्या किया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स ऐसे बना दिए गए जिनका वॉल्यूशन सरकार नहीं कर सकती एनी हाउ, जिनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। तो वही बोला गया कि दो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स राइट, बट समटाइम्स इलेक्टेड गवर्नमेंट मे नॉट प्रोटेक्ट और मे इवन अटैक द राइट ऑफ देयर ओन सिटीजन्स। ठीक है, मतलब उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर यह है कि भाई आप लोगों का जो अधिकार है उसकी रक्षा यहाँ पर करो। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो रक्षा ना करें,
या तो क्या है कि खुद ही जो है वो पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन यहां पर कर दें, है ना, ये चीजें पॉसिबल है। सो दैट इज वाई सम राइट्स नीड टू बी प्लेस्ड हायर देन द गवर्नमेंट सो दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट देम, ताकि यहां पर क्या है कि गवर्नमेंट उनको वायलेट ना करे। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज बेसिक राइट ऑफ द सिटीजंस आर रिटन डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम यहां पर क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन जो है वो सरकार यहां पर नहीं कर सकती है। अगर किसी भी तरीके से इनका वॉल्यूशन यहां पर होता है तो हम कहां जा सकते हैं, या तो हाई कोर्ट जा सकते हैं या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट जो है या हाई कोर्ट उनको फटकार यहां पर लगा देगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि कुछ जो अधिकार होते हैं उनको गवर्नमेंट से ऊपर यहां पर रखना होता है ना, जिसको हम यहां पर फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, रीजन आपको समझ में आने चाहिए। रीजन जब आपको अच्छी तरीके से क्लियर होंगे तभी आप यहां पर क्या है कि अच्छी तरीके से आंसर्स को यहां पर जस्टिफाई कर पाओगे। चलिए, अब अगला हमारा जो टाइप है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, है ना, मतलब हमने शॉर्ट आंसर टाइप तो जो है 3 नंबर वाले क्वेश्चन 21 क्वेश्चन तक यहाँ पर डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब हमारा लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें 5 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस राइट, है ना, वही जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में शब्द यूज करता हूं ना वो इसी के लिए यूज करता हूं कि लिमिटेशंस यहां पर हैं, है ना, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है और इसकी लिमिटेशंस आपको बतानी। देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये है जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, दिस इज माई राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना, मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे अपनी बातों को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ उस तरीके से मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ। सो बेसिक मतलब ये हुआ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द इसेंशियल फीचर ऑफ एनी डेमोक्रेसी। और सिंपल सी बात ये ध्यान रखना है कि हमारे जो आइडियाज होते हैं, हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो कैसे डेवलप होती है, जब हम यहाँ पर क्या कर पाते हैं कि फ्रीली कम्युनिकेट कर पाते हैं दूसरों के साथ, है ना। अगर हम आसानी से दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे तभी हमारे आइडियाज डेवलप होंगे, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। वन में थिंक डिफरेंटली फ्रॉम अनदर, वन हैज द राइट टू थिंक डिफरेंटली एंड एक्सप्रेस वंस व्यूज अकॉर्डिंगली, है ना, मतलब सिंपल सी बात यह है कि ये हमारा अधिकार है कि आप जिस तरीके की सोच रखते हैं मैं उस तरीके की सोच रखूं या ना रखूं, या मैं जिस तरीके की रखता हूं आप उस तरीके की रखो या ना रखो। सबको यह अधिकार फंडामेंटल राइट में यहां पर प्रोवाइड किया गया है कि आप डिफरेंटली यहां पर सोच सकते हो। 100 लोग आपके अगेंस्ट में भी हैं तब भी आप डिफरेंटली यहां पर सोच सकते हो, है ना। ये किसके अंतर्गत आएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत यहां पर आएगा। ठीक है, दूसरी बात बोला जा रहा है कि वन हैज द राइट टू डिसएग्री विद द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट और एक्टिविटीज ऑफ एन एसोसिएशन, है ना, मतलब सरकार ने कुछ किया तो जरूरी नहीं है कि भाई सरकार ने बोल दिया तो हम भी उसी बात पर एग्री करें, है ना। अगर हमारे कुछ अलग ओपिनियंस हैं, हमारी नॉलेज कुछ अलग यहाँ पर हमको अट्रैक्ट करके लेके जा रही है तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने डिफरेंसेस दिखा सकते हैं। कोई एसोसिएशन है, कोई ग्रुपिंग है, वो बोल रहा है कि ऐसा करो, है ना, जरूरी थोड़ा ना कि हम ऐसा करें, हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। One is free to criticize the government or the activities of association in one's conversation with parents, friends and relatives। ठीक है, अब सरकार कुछ भी करती है, कोई एसोसिएशन कुछ भी करता है तो हम लोग अपने घर वालों से, मित्रों से, है ना, रिलेटिव्स से अगर बात करते हैं तो वहां पर हम सरकार को और उस पर्टिकुलर एसोसिएशन को जो है वो यहाँ पर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, है ना, ये हमारा फ्रीडम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, वन हैज द राइट टू फ्रीडम टू पब्लिसाइज वंस व्यूज थ्रू अ पैम्पलेट, मैगजीन और न्यूज़पेपर, है ना, मतलब अगर आप अपने आइडियाज को थोड़ा प्रोपोगेट करना चाहते हो, डिसेमिनेट करना चाहते हो तो यहाँ पर क्या है कि आप पैम्पलेट वगैरह, मैगजीन वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह के तहत या जो आपके ऑनलाइन वगैरह वाले सोर्सेज होते हैं उनके तहत आप चीज़ों को लिख सकते हो, बता सकते हो। वन कैन डू इट थ्रू डिफरेंट मीन्स विच इंक्लूड पेंटिंग, पोएट्री और सॉन्ग्स, है ना। कुछ लोग कविताओं के माध्यम से, पेंटिंग्स के माध्यम से भी अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेशन का तरीका अलग अलग यहाँ पर हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। बट दिस फ्रीडम हैज टू बी यूज्ड इन द राइट मैनर सो दैट इट डज नॉट हार्म अदर्स। द लिमिटेशन ऑफ दिस फ्रीडम आर, ठीक है, मतलब आप अपने अधिकारों का उसी तरीके से प्रयोग करो जिससे उस अधिकार के प्रयोग के दौरान किसी और को कोई नुकसान यहां पर ना हो, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अधिकारों का सही तरीके से प्रयोग करना। जैसे लिमिटेशन में बोला गया है कि वन कैन नॉट यूज दिस फ्रीडम टू इंस्टिगेट वायलेंस अगेंस्ट अदर, है ना। ऐसा नहीं कि भाई आपने यहाँ पर क्या है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो आपने कुछ ऐसा बोला कि देश में दंगे भड़ गए, ठीक है। वन कैन नॉट यूज इट टू इंसाइट पीपल टू रिबेल अगेंस्ट गवर्नमेंट, है ना। आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे लोग यहाँ पर भड़क गए कि और सरकार को गिराने की बात करने लग गए, सरकार से जो है वो लड़ाई करने लग गए। वन कैन नॉट यूज दिस फ्रीडम टू डिफेम अदर्स बाय सेइंग फॉल्स एंड मीन थिंग दैट कॉज डैमेज टू अ पर्सन्स रेपुटेशन, है ना। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दी गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हो, है ना। किसी भी पर्सनैलिटी के खिलाफ आपने कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दिया, ये पूर्णतः गलत है।
इससे क्या हो रहा है कि इससे आप उसको डिफेम कर रहे हो गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस। सही किया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर वो चीज़ बिल्कुल सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उनने गलत नहीं किया है और आप उनको गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिफेम यहाँ पर कर रहे हो, उनकी रेपुटेशन को यहाँ पर गलत कर रहे हो, तो ये चीज़ अलाउड नहीं है ना, आपके खिलाफ केस हो जाएगा भाई साहब, है ना, कि इन्होंने क्या किया कि हमारी रेपुटेशन को हार्म पहुंचाया है ना, तो अलग से फिर आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो ये लिमिटेशंस हैं, अपने शब्दों का आपको सही तरीके से प्रयोग करना। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि चाइना के प्रेसिडेंट हैं, वो इधर भोपाल घूमने आए हैं ना, हम लोग सब इकट्ठा हो गए है ना, उनके सामने वो जिधर से जा रहे हैं वहाँ से हम लोग नारे लगा रहे हैं, ठीक है, कि सी जिनपिंग गो बैक, है ना, जैसे साइमन गो बैक था, तो हमने यहाँ पर क्या बोला, जिनपिंग गो बैक। तो ऐसा करने लगेंगे और हमारे देश में आए हुए तो अच्छा थोड़ा लगेगा। तो ऐसे करके मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं लगा सकता हूँ। बोले मेरे से बोला कि सर आप क्यों कर रहे हो ऐसा, है ना, बोले वो वुहान एक जगह है चाइना में, वहाँ से कोरोना वायरस आया था, इस वजह से मुझे बुरा लग रहा है, ये हमारे देश में कैसे आ गए ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं की जा सकती है, तो इसीलिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। चलिए अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को आप दो तरीके से यहाँ पर आंसर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहली बात, हाउ हैज एक्सपेंशन ऑफ राइट्स टेक प्लेस या टेकन प्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, डिस्क्राइब हाउ द स्कोप ऑफ राइट हैज बीन एक्सपेंडिंग, है ना, मतलब यहाँ पर क्या है कि स्कोप ऑफ राइट्स की बात हो रही है। जैसे पहले यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ लिमिटेड राइट्स थे, है ना, फिर समय के साथ उन राइट्स में जो है आप ये कह सकते हैं कि उनका एक्सपेंशन यहाँ पर होता रहा। हाउ हैज एक्सपेंशन ऑफ राइट्स टेकन प्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, है ना, किस तरीके से राइट्स जो हैं वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं, और उनमें आप ये कह सकते हैं कि ज्यादातर राइट्स जो होते हैं उनको हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो मतलब ये कैसे पॉसिबल है, ये चीज आपसे पूछी जा रही है। देखो सिंपल सी बात ये है कि जब फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर लिखे गए थे तो उस टाइम पीरियड पर कंडीशंस कुछ अलग थी, आज के टाइम पीरियड पर कंडीशंस कुछ अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट, है ना, अगर मान लो कि इंटरनेट नहीं हो तो क्या आप ये क्लास देख पाओगे, क्या नहीं देख पाओगे। इसलिए इंटरनेट जो है वो यहाँ पर क्या है कि वो एक फंडामेंटल राइट यहाँ पर है, केरला हाईकोर्ट ने ये बात यहाँ पर कही। तो इसी तरीके से अलग अलग सिचुएशंस जो है वो इवॉल्व होती रहती हैं, और उन्हीं चीज़ों को हम ध्यान में रखकर क्या करते हैं कि अलग अलग तरीके की जो चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पर ऐड करते रहते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है स्कोप ऑफ राइट कैसे इवॉल्व होगा ये आपको बताना है। सो बोला जा रहा है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम द राइट ऑफ द सिटीजन्स हैव एक्सपेंडेड, सर्टेन राइट्स लाइक राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस है ना, ये कौन से आर्टिकल 19 के तहत, वही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, उसके अंतर्गत हमने लिखा। राइट टू इन्फॉर्मेशन को भी आर्टिकल 19 के अंदर रखा। फिर राइट टू एजुकेशन, राइट एजुकेशन जो है आर्टिकल 21A है ना, यहाँ पर हमने राइट टू एजुकेशन को रखा। तो ये फंडामेंटल राइट्स में थे, और वहीं से क्या है कि ये नए अलग अलग तरीके के राइट्स हैं जो यहाँ पर डिराइव किए गए। पहले फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं था, पहले इन्फॉर्मेशन नहीं था, फ्रीडम ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन नहीं था। राइट टू एजुकेशन को हमने 86 ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत यहाँ पर क्या है, इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने यहाँ पर ऐड किया। तो ये सब चीज़ें क्या है कि फंडामेंटल राइट से ही यहाँ पर डिराइव हुई हैं, पहले ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि नाउ स्कूल एजुकेशनल हैज़ बिकम अ राइट फॉर इंडियन सिटीजन, द गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर। मतलब कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन है। अब आप बोलोगे सर हमारे तो फीस लगती थी, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है वो आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। फिर उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट राइट, ठीक है, जो यहाँ पर दिया गया है। तो अगर मान लीजिए कि आपको किसी भी तरीके की है ना गवर्नमेंट ऑफिसेस से इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप यहाँ पर RTI फाइल कर दो, आपको उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाएगा। अगर प्रोवाइड नहीं होती तो कंप्लेन वगैरह भी कर सकते हो। फिर उसके बाद राइट टू लाइफ जो है उसमें देखोगे आप तो राइट टू फूड वगैरह, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, क्लीन वाटर, इन्वायरमेंट, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो राइट टू लाइफ के अंतर्गत हैं। मतलब जीने का अधिकार तो है हमें, लेकिन ऐसा जीने का अधिकार नहीं है कि उसमें कोई डिग्निटी ना हो। खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, राइट टू क्लीन एयर अवेलेबल होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होना चाहिए, इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं वो राइट टू लाइफ के अंतर्गत आती। तो क्या होता है कि अलग अलग तरीके के केसेस यहाँ पर निकल कर सामने आते हैं, और उन केसेस को बेसिस बनाकर, है ना, यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है या हाई कोर्ट उन चीज़ों को एक्सपेंड यहाँ पर करता रहता है। और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स मेनी मोर राइट विच मे नॉट बी फंडामेंटल राइट, है ना, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट बट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, है ना। राइट टू वोट इज अ इलेक्शन इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। जैसे आर्टिकल 300A में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी है। पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन आज के टाइम पीरियड पर क्या है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है।
तो बेसिक मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अधिकार जो होते हैं ना वो समय के साथ यहाँ पर इवॉल्व होते रहते हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर बना था उस टाइम पीरियड पर जो सिचुएशंस थी वो एकदम डिफरेंट थी। आज के टाइम पीरियड पर सिचुएशंस क्या है वो एकदम डिफरेंट है। तो इसी वजह से क्या होता है कि राइट्स वगैरह में जो नई चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की जाती हैं, है ना, या कुछ नई चीज़ें ऐड करी गई हैं, तो सिंपल सी बात यहाँ पर यह है कि वो समय की डिमांड होती है और उसके बेसिस पे ये चीज़ें आपको काम करती हुई यहाँ पर दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आई होप ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी हैं ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट अगर होता है तो भाई कमेंट सेक्शन आप सबके लिए बने हैं, है ना, उन चीज़ों को आप यहाँ पर यूज़ करिए, अपने डाउट्स को पूछिए। जैसे यहाँ पर राइट टू वर्क है, राइट टू सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस, है ना, जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ पर कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए। अब ऐसा थोड़ा ना होना चाहिए कि मैं काम करने गया और वहाँ पर क्या हुआ कि फिर जाते ही मैं, है ना, समाप्त हो गया। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए। फिर उसके बाद राइट टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्लूडिंग एडिक्वेट फूड, क्लोथिंग एंड हाउसिंग, है ना, मतलब कपड़ा होना चाहिए, है ना, खाने के लिए होना चाहिए, हाउसिंग होना चाहिए, हेल्थ होना चाहिए। ये कुछ और भी बहुत सारे राइट्स हैं जो यहाँ पर क्या है कि समय के साथ यहाँ पर इवॉल्व हुए। पहले इसके बारे में किसी ने बात नहीं करी थी, लेकिन जैसे जैसे सिचुएशंस हम देखते गए इवॉल्व होते गए। Thus the scope around has been expanding and new rights are evolving over time. They are the result of struggle of the people. मतलब लोगों को यहाँ पर क्या है कि स्ट्रगल करनी होती है, उन चीज़ों को लोग यहाँ पर रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि इनको हम राइट्स में समय के साथ यहाँ पर इंक्लूड करते रहते हैं, क्योंकि ये सिचुएशंस जो हैं वो आपको यहाँ पर इवॉल्व होती हुई समय के साथ दिखाई देती हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये काम आपको होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, डिस्क्राइब व्हाट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस राइट, है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है और इसके लिमिटेशन आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, सिंपल सी बात यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि भाई हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं और भारत जो है वो यहाँ पर क्या है, एक सेकुलर स्टेट आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी यहाँ पर रिलीजन्स हैं, है ना, सभी लोग यहाँ पर क्या है कि कानून की नज़र में समान है, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज यहाँ पर नहीं दी जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि इंडियन सेकुलरिज्म प्रैक्टिसेस एंड एन एटीट्यूड ऑफ अ प्रिंसिपल एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन, मतलब आप ये कह सकते हैं कि भारत में यहाँ पर क्या है कि ऐसा एक सिस्टम फॉलो किया जाता है जिसमें सभी धर्म समान हैं। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर धर्म को सपोर्ट करते हो तो दूसरों को भी करोगे, है ना, तो सभी के साथ यहाँ पर चीज़ें। फिर उसके बाद स्टेट जो होता है, स्टेट मतलब जो भी गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, अगर वो किसी भी रिलीजन को यहाँ पर डील कर रहे हैं, कोई भी अगर इश्यूज यहाँ पर निकल कर सामने आते हैं तो उनको यहाँ पर क्या है, न्यूट्रल रहना है और इम्पार्शियल यहाँ पर रहना है ना, मतलब बिल्कुल आपको उदासीन बनकर रहना है। आप किसी को सपोर्ट नहीं करोगे, आप एकदम सामान्य रूप से जो है वो काम करना है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ही और शी बिलीव्स इन। आप उसको मान सकते हो, अपनी आस्था उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको आगे प्रोपोगेट कर सकते हो। एवरी रिलीजन ग्रुप और सेक्ट इज फ्री टू मैनेज इट्स रिलीजन अफेयर्स। ठीक है, मतलब कि हर एक धर्म के लोग अपने धर्म के अफेयर्स को किस तरीके से यहाँ पर मैनेज करना चाहते हैं तो उसकी भी फ्रीडम जो है वो उनको यहाँ पर दी गई है ना, कि मतलब उसके हिसाब से जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इसमें ही अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस में अगर बात की जाएगा तो यहाँ पर क्या है कि राइट टू कंपेल अनदर पर्सन टू कन्वर्ट इनटू हिज रिलीजन बाय मींस ऑफ फोर्स, है ना, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि किसी के ऊपर ना जबरदस्ती नहीं कर सकते हो आप, है ना। जबरदस्ती कैसे नहीं कर सकते हो कि भाई आप यहाँ पर क्या है कि आप हमारा धर्म जो है वो यहाँ पर परिवर्तित कर लो, है ना, फोर्स करके, फ्रॉड करके, किसी भी तरीके से कंपेल नहीं किया जा सकता कि इस धर्म में आप यहाँ पर शामिल हो जाओ। हाउएवर अ पर्सन कैन चेंज रिलीजन ऑन हिज और हियर ओन विल, लेकिन अगर मान लीजिए कि वो खुद चाहता है कि मैं धर्म को परिवर्तित करूं तो वो धर्म परिवर्तित कर सकता है, लेकिन जबरदस्ती आप किसी का जो रिलीजन है वो कन्वर्ट नहीं करवा सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि भाई रिलीजन को अगर आप यहाँ पर मान रहे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, है ना, मतलब धर्म के नाम पर कुछ भी नहीं किया जा सकता। मतलब आप ये कह सकते हैं हमारे धर्म में ये लिखा हुआ है कि हम जो एनिमल्स हैं, जो मनुष्य हैं, है ना, उनको यहाँ पर क्या करेंगे, उनकी बलि दें, सेक्रीफाइस करें। तो ऐसा नहीं होगा कि धर्म के नाम पर आप कोई सी भी प्रैक्टिसेस यहाँ पर करने लग जाओ या गॉड वगैरह के नाम पर कोई भी चीज़ें करने लग जाओ, ये बिल्कुल भी यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। ये बात क्लियरली जो है वो यहाँ पर मेंशन करी गई है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि रिलीजन के बेसिस पे जो है वो हर एक चीज़ नहीं कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। रिलीजियस प्रैक्टिसेस विच ट्रीट वुमेन एज इंफीरियर और दोज दैट इन्फ्रिंज वुमेन्स फ्रीडम आर नॉट अलाउड, है ना, मतलब रिलीजन के नाम पर आप महिलाओं के साथ उनके जो अधिकार होते हैं उनको यहाँ पर कम नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये बात भी क्लियरली बताई गई है। फॉर एग्जाम्पल विडोड, ठीक है,
वुमेन कैन नॉट बी फोर्स टू वियर व्हाइट क्लोथ, है ना, मतलब कि जो महिलाएं हैं जिनके हस्बैंड की यहाँ पर डेथ हो गई है उनको आप जबरदस्ती नहीं कह सकते हो कि भाई आप यहाँ पर व्हाइट क्लोथ्स यहाँ पर पहनो, है ना। या कई जगह पर क्या होता है कि सर जो होता है वो बाल करवाया जाता है, हेयर्स वगैरह रिमूव कराए जाते हैं, वो चीज़ भी आप यहाँ पर नहीं कर सकते हो। ये क्लियरली जो है वो यहाँ पर लिमिटेशंस में बताई गई हैं, है ना। तो ये क्लियरली आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है, जो नहीं करनी है। लिमिटेशंस का मतलब यहाँ पर यही होता है कि भाई कोई चीज़ गलत तरीके से यहाँ पर ना हो सोसाइटी में। हर एक चीज़ का एक पैटर्न है, उस पैटर्न को फॉलो करके ही काम करेंगे। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर रहेंगी, तभी हम क्या कर सकते हैं कि उन चीज़ों का सही इंप्लीमेंटेशन जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। द राइट टू इक्वलिटी इज एन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट, मेंशन सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द राइट, है ना। ये इक्वलिटी वाली बात हो रही है, तो वही मैंने आपको बताया हुआ है ये क्वेश्चन कि भाई रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद पीपल कमिटिंग द सेम क्राइम आर पनिश्ड इन द सेम वे रिगार्डलेस ऑफ अ पर्सन स्टेटस, मतलब इसमें यह बोला जा रहा है कि अगर किसी ने यहाँ पर सेम क्राइम किया है ना, तो मेरा स्टेटस अलग है, आपका स्टेटस अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम क्राइम पर सेम पनिशमेंट आपको यहाँ पर मिलेगी। दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ लॉ, कि कोई भी यहाँ पर कानून से ऊपर नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या प्रिविलेज नहीं दी जाएगी, है ना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। कानून जो है वो सबके लिए बराबर है और कानून उसी के हिसाब से आपको काम करता हुआ देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद जितने भी पब्लिक प्लेसेस वगैरह होते हैं, पब्लिक प्लेसेस मतलब सार्वजनिक स्थान, वो सभी के लिए हैं। जो कुएं वगैरह हैं, टैंक वगैरह हैं, इसमें आप किसी को रोक नहीं सकते हो, क्योंकि वो जनरल पब्लिक के लिए बनाया गया है। तो किसी धर्म जाति के लोगों को आप रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हो कि आप उसको टच कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, उन चीज़ों का एक्सेस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बिकॉज अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में मेंशन करी गई है, उन चीज़ों को हमने यहाँ पर एबॉलिश करी है। जो पब्लिक जॉब्स होती है, सरकारी नौकरी, है ना, तो वहाँ पर क्या है कि इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं होगा, है ना। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स बेस, है ना, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह इसके ऊपर बेसिस नहीं होंगे, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, सभी लोग एलिजिबल होंगे। लेकिन समय के साथ यहाँ पर क्या है कि कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो यहाँ पर लगती हैं, है ना। जैसे एमपी में अगर कोई वैकेंसी है तो उन्होंने बोल दिया कि भाई एमपी वाले ही भर सकते हैं, तो वो अपने स्टेट के लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए अलग से कुछ यहाँ पर जो प्रॉफिट्स हैं, वो बेनिफिट्स हैं, लोगों को प्रोवाइड किए जा सकते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर अगली बात है कि द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन फॉरबिडन, ठीक है, याद रखिएगा, छुआछूत, है ना, जिसमें लोग टच नहीं करते थे, तो ये सब चीजें आर्टिकल 17 के तहत जो है वो यहाँ पर समाप्त कर दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि किसी भी तरीके की बिलीफ या सोशल प्रैक्टिस, है ना, जिसकी वजह से लोगों को आप यहाँ पर उनके बर्थ के बेसिस पे, उनके कास्ट के बेसिस पे इंफीरियर समझते हो, टच नहीं करते हो, या वो किसी चीज को टच नहीं कर सकते हैं, ये सब चीजें समाप्त हैं, ठीक है। और इसमें यहाँ पर बोला गया है कि भाई सभी लोग बराबर हैं, तो अनटचेबिलिटी को एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया। अगर आप ये बोलोगे कि ना, अगर आप फॉलो नहीं करते हो, केवल ये बताओगे कि नहीं ये सब चीज़ें सही हैं, है ना, अनटचेबिलिटी जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए, इस तरीके की चीज़ें, तो भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो इसमें क्या होगा कि भाई मतलब आप सोचोगे किसी व्यक्ति की धर्म या जाति के नाम पर, है ना, आप उसको यहाँ पर ये कह रहे हो कि ये सुपीरियर लोग हैं या इन्फीरियर लोग हैं, तो ये तो पूर्णतः गलत है। तो इसीलिए हमको ये बात ध्यान रखना है कि इस तरीके की चीज़ें जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूर्णतः तरीके से जो है वो एबॉलिश है, इसको हमने एक पनिशेबल ऑफेंस यहाँ पर बनाया हुआ है ना, कि अगर आप इस तरीके की चीज़ें फॉलो करते हुए पाए जाते हो तो आपको पनिशमेंट वगैरह जो है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड की जा सकती है। तो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर समझ में आए होंगे, है ना। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेटिक राइट्स, और मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसका वन शॉट रिवीजन वीडियो आपको प्रोवाइड किया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, और ये टेस्ट पेपर का भी डिस्कशन मैंने आपके साथ कर दिया। टेस्ट पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल होगी, वहाँ से डाउनलोड कर लो आप लोग खुद लिख कर भी देखिएगा, है ना। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन आप सबके लिए ओपन है, आप उसमें ज़रूर मेंशन करिएगा आपको ये सेशन कैसा लगा, ये चीज़ भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर जाइएगा, ठीक है। और बाकी वन शॉट रिवीजन वीडियो देख लो, ठीक है। फिर उसके बाद ये टेस्ट पेपर भी देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लो, तो आपका ये चैप्टर जो है इसमें आप एकदम कॉन्फिडेंट यहाँ पर फील करने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो भी क्लासेस होती हैं, है ना, वो आपको 100% फ्री प्रोवाइड की जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई फीस नहीं देनी है ना, सब कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, और क्वालिटी कंटेंट के साथ आप अपने स्कूल एग्जामिनेशन के लिए चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो, ताकि मैग्नेट ब्रेन्स के क्वालिटी एजुकेशन के साथ
वो लोग भी अपने एग्जामिनेशन के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए वीडियोस का भरपूर यहाँ पर उपयोग करें और जीवन में यहाँ पर आगे बढ़ें। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।